Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology. After a long period of time, हम रीस्टार्ट कर रहे हैं MPC 003 की सीरीज, जिसमें सो फार हमने ब्लॉक 1 के 3 यूनिट्स को कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जब वीडियोस को देख रहे होंगे, अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, सारे वीडियोस को कवर करते हैं, तो ये जो यूनिट 4 है, इससे पहले की जो 3 यूनिट्स हैं ब्लॉक 1 की, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर ब्लॉक में ही यूनिट्स के नेम इस तरह से रहते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हम अभी जो आपका ब्लॉक 1 है उसको कवर कर रहे हैं। तो ये भी ब्लॉक 1 का ही लास्ट यूनिट है, जिसके कुछ टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं अभी आपको इंडेक्स भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, कौन से नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में रहेंगे। तो इन अ वे अबाउट 2 to 3 वीडियोज में हम ब्लॉक 4 के साथ में, यानी यूनिट 4 के साथ में, आई एम सो सॉरी, यूनिट 4 के साथ में हम ब्लॉक 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज के वीडियो की बिगिनिंग करते हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, क्योंकि खुद मैं भी पहले ही देख कर आई कि मैंने कहाँ पर वो वीडियो स्टॉप किए थे, क्योंकि बीच में लॉन्ग रन आपका एग्जामिनेशन का चल रहा था, इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा था और बहुत सारी चीजें, तो ये काफी पहले सीरीज रुक गई थी। लेकिन इसे हम कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 3 को कंप्लीट करके 4th पेपर पर आएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस के 2 पेपर्स की जो सीरीज है वो भी कंप्लीटेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। चलिए, तो सामने है हमारे जो यूनिट 4 है, उसका नाम है की इश्यूज इन पर्सनैलिटी। आप इस पेपर में पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपने थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया है कि पर्सनैलिटी को कैसे व्यू किया जाता है, क्या क्या अप्रोचेज होती हैं, जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने क्या व्यूज दिए हैं पर्सनैलिटी के बारे में, ये सब हम पढ़ रहे थे। इस वाले यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में अपना रोल प्ले करते हैं। मीन्स इश्यूज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब हम पर्सनैलिटी को व्यू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑब्स्टिकल की तरह नजर आते हैं। किसी पर्सन का व्यू हमें लगा कि हाँ ऐसा होता है, फिर दूसरा चीज आती है निकल कर और पता चलता है कि ये एक इशू है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी है। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव तो आप रीड करेंगे। आज हमारी कोशिश ये रहेगी, यहाँ पे जो जीन्स एंड पर्सनैलिटी वाला पार्ट है, क्योंकि ये इशू के अंदर आता है, इसके अंदर के सभी टॉपिक्स को हम कवर कर ले, क्योंकि मुझे काफी डिटेल में आपको यहाँ समझाना है और टाइम भी लगेगा, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट में कुछ लगभग इतना, और फिर बचे हुए कुछ इतने टॉपिक जो हैं थर्ड पार्ट में कवर हो जाएंगे। 2 पार्ट्स में थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है इसे करना, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोग डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं, है ना। इजी नोट्स में आप चीजें शॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन ये तो डिटेल सिलेबस है, इसमें जल्दबाजी करने का कोई काम नहीं है। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग शुरुआत से ही पढ़ रहे होंगे, अच्छा टाइम अपने सिलेबस को दे रहे होंगे, तो फिर डिटेलिंग में आराम से पढ़ना चाहिए। चलिए, तो आ जाते हैं हम अपने इस टॉपिक पर, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से की इश्यूज होते हैं पर्सनालिटी को स्टडी करने में, जीन्स का कैसे रोल रहता है। ओके, एक बार क्विकली इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ये वही बातें हैं जो आप अब तक पढ़कर आए हैं, तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है। और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पर्सनैलिटी में किस किस तरीके के इश्यूज को स्टडी करने में आते हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं। ये वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अगर हम पूरी यूनिट को समझने की कोशिश करें, कि कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिनके बारे में हम समझेंगे किस तरह से पर्सनालिटी को स्टडी करने में आती हैं। राइट, आ जाते हैं उस फर्स्ट टॉपिक पे जो आज हमें कवर करना है, विच इज जीन्स एंड पर्सनैलिटी। मैं एक लाइन से आपको चीजें क्लियर करूंगी, तो आप आराम से मेरे साथ इसको पढ़िएगा। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो ये बुक ही है, तो इसी में से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको एक वर्ड दिख रहा है, नेचर वर्सेस नर्चर। आई एम श्योर कि आप नेचर वर्सेस नर्चर से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे। अब तक अगर आप फर्स्ट पेपर पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छे से आप फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी। ये सबसे ही ज्यादा ओल्डेस्ट इशू है साइकोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे बात होती है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमारे हेरिडिटरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत क्लियरली हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारे हेरिडिटरी कंपोनेंट्स का रोल होता है। लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में जीते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका भी इफेक्ट हम पर पड़ता है। तो चाहे बात डेवलपमेंट की हो, चाहे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हो, चाहे सोशल साइकोलॉजी नेक्स्ट आपका पेपर होगा उसमें हो, पर्सनैलिटी की हो, या किसी भी टॉपिक पर, ये जो आपका नेचर वर्सेस नर्चर का इश्यू रहता है ये हर जगह दिखता है। मतलब ये डिबेट हमेशा चलती रहती है, जो कि कभी खत्म भी नहीं होती है, कि किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा जो नेचर है उसका रोल इंपॉर्टेंट है, या जो नर्चर है उसका रोल इंपॉर्टेंट है। तो ये इशू लगातार चलता रहता है। दिस इज एन एज ओल्ड डिस्प्यूट अमंग बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, थियोलॉजिस्ट, theorist of consciousness.
Nature versus nurture is a term coined by the English Victorian polymath Francis Galton regarding the influence of heredity and environment on the development of personality. तो क्या है ये डिबेट? वैसे जानते तो आप हैं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे. The nature versus nurture debate basically relates to the relative importance of an individual's inherent trait. Let me highlight something. जो हमारे इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं वर्सेस द पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट लीड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स. जब हम पर्सनैलिटी के टर्म में इस बात को समझते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन की आप पर्सनैलिटी देखिए तो उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस नजर आते हैं. आई होप आप इंडिविजुअल डिफरेंस वर्ड से क्लियर होंगे. दो लोगों में जो डिफरेंस हमें नजर आता है उनकी पर्सनैलिटी में या किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है. एक पर्सन इंटेलिजेंट है, दूसरा पर्सन कम इंटेलिजेंट है या ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो जो डिफरेंस होता है ना उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं. दो लोगों के बीच का डिफरेंस किसी भी ट्रेट के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब भी किसी भी पर्सन का जो हम डिफरेंस देखते हैं उसकी पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, किसी भी फॉर्म में, उसके लिए ये दो कंपोनेंट उस लीड करते हैं. दोनों ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. Some scientists are of the view that genetic predisposition or even animal instinct are the push factors behind people's behavior. लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं that the way one behaves is directly depend upon the manner in which the person has been taught to behave. आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, बहुत कुछ वो अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, लेकिन उस एनवायरनमेंट को रिसीव करने के लिए वो स्कूल भी तो जाते हैं. उस स्कूल से वो बदलते भी तो हैं, उस स्कूल से उनके अंदर डेवलपमेंट भी तो होता है. और नॉट जस्ट स्कूल, ये किसी भी चीज के लिए हम ले सकते हैं बच्चों के एग्जाम्पल में. तो यानी कि दोनों का ही रोल होता है. अब हमें पता है यहाँ पे जो आपको अपना आंसर लिखना है, समझना है उसमें क्या है. आप तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि नेचर का भी रोल है, नर्चर का भी रोल है. आप खुद भी किसी चीज पर ये नहीं कह सकते कि नहीं बराबर का है, ये कम या ज्यादा का है. आपको भी यही बात कहनी है जो सदियों से चली आ रही है कि दोनों का ही रोल है, बट हम ये नहीं कह सकते कि किसका ज्यादा या किसका कम है. आप किसी एक को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते. द फॉर्मर इज नोन एज द नेचर थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, whereas the latter is termed as the nurture theory of human behavior. आपको पता ही है कि जो जेनेटिक वाला हमारा पार्ट होता है उसको हम नेचर कहते हैं, है ना. नेचर किसके लिए यूज होता है? जेनेटिक के लिए. और यहाँ पे नर्चर किसके लिए यूज होता है? नर्चर मतलब नर्चरिंग. नर्चरिंग कैसे होती है? एनवायरमेंट के सेंस में, तो उसको हम एनवायरमेंट के लिए यूज करते हैं. सर फ्रांसिस गेल्टन वॉज फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ जेनेटिक प्री प्रोग्रामिंग एंड tried to uncover the predestined ways of human being. However, many of his experiments proved ill-conceived, but yet his contribution has been vital to the study of personality issues. The techniques of fingerprinting and the word association test are the end product of Galton's contribution. कुछ fingerprinting experiments हैं, word association test हैं, जिनकी हेल्प से ये जानने की कोशिश की गई कि लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. बहुत छोटे से एग्जाम्पल हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें और भी आगे आई हैं. It has been stated that at the time of birth, the child has no specific traits except that it functions through its reflexes. बच्चा जब दुनिया में आता है तो कोई ट्रेट लेके नहीं आता है, जेनेटिकली डिस्पोज होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो नजर तो नहीं आते. वो क्या करता है? सिर्फ रोता है, हाथ पैर चलाता है, वो भी बहुत शुरुआत में तो बहुत ही कम, है ना. थोड़ा बहुत उसका फिंगर का मूवमेंट जो आपने पढ़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ा है किस तरह से होता है बच्चों का. As the child grows day by day and in the process of socialization, it learns many things in regard to the environment. It is said that the child thus at birth is in a blank state of mind or tabula rasa, and whatever one wants to put into it, the same would be absorbed and the child's behavior accordingly will change. हम एक पैराग्राफ में ये चीज पे एम्फेसिस करेंगे कि बच्चे के अंदर जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन का इफेक्ट होता है. जो उसकी बच्चा वर्ड हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीजें शुरुआत से आनी शुरू हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ कि आप पहुंच गए हैं मिडिल एडल्टहुड में तब कुछ दिखना शुरू होता है. ऑब्वियसली तो वो तो दिखना तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है. और उसके बाद दूसरे में हम ये मेंशन करेंगे कि इस तरह से जो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से बच्चे के अंदर चेंज आते हैं. तो बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट रहेगा मेंशन करना. However, the fast growing understanding of the human genome has come up with the information that both the sides are right in their own part. वही चीज है, इसी के साथ में हम यहाँ पे पॉइंट को करेंगे कि दोनों ही चीजें होती हैं. लेकिन अभी भी बात यहाँ खत्म नहीं होती, जैसे इंट्रोडक्शन था. हम नेचर थ्योरी और नर्चर थ्योरी को क्योंकि बुक में मेंशन्ड है तो और स्पेसिफिकली आप समझ लीजिए. ऑल्दो जितना पोर्शन शुरू में लिखा है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उसी से आंसर क्रिएट कर सकते हैं, पर समझेंगे, इसको स्किप मत कर दीजिएगा कि मैंने ऐसा बोला है. तो नेचर थ्योरी क्या कहती है? इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय साइंटिस्ट दैट ट्रेट्स सच एज आई कलर एंड हेयर कलर आर डिसाइडेड बाय स्पेसिफिक जीन्स. ऐसा होता है that are embedded and encoded in each human cell.
The things have been taken a step further by the nature theory that formulates in more recent times. वो ये भी कहती है that the more abstract traits such as intelligence, personality, aggression, sexual orientation, ये भी डीएनए से एनकोडेड होते हैं. तो पहले हम ये बोलते हैं कि जो जीन्स का हमें इफेक्ट दिखता है वो जनरली फिजिकल अपीयरेंस में दिखता है ना, कि अगर शॉर्ट हाइटेड पेरेंट्स हैं तो नॉर्मली बच्चे शॉर्ट हाइटेड ही हिसाब से उसी हाइट की स्पीड से ग्रो होते हैं, या कॉम्प्लेक्शन के केस में होता है. लेकिन इसके अलावा अब तो इंटेलिजेंस भी, पर्सनैलिटी भी, ये चीजें भी स्टडी के थ्रू निकाली गई हैं. होती है पहले भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उतना इनके ऊपर लाइट नहीं दी गई थी, लेकिन अब ये चीजें मेंशन की गई हैं. राइट. कुछ ऐसे भी बिहेवियरल जीन्स हैं जिनकी वजह से पर्सन जो है वो कोई क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल बिहेवियर को पजेस करने लगता है. Another debated issue in context of nature theory is the occurrence of gay gene that points to a genetic component to sexual orientation. अगर जेनेटिक्स का कोई रोल ना हो, then fraternal twins brought up under the same environment conditions would be alike, even though differences exist in their genetic makeup. जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, अगर वो एक ही एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं, फिर भी उनका अलग अलग बिहेवियर हो जाता है, तो इसका मतलब या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस होते हैं, तो इसका मतलब जेनेटिक्स का रोल होता है. अब इसके बाद हम समझेंगे कि नर्चर थ्योरी क्या कहती है. नर्चर थ्योरी तो वेरी सिंपल. यहाँ नर्चर थ्योरी ये कहती है कि जो जेनेटिक टेंडेंसीज हैं वो मैटर नहीं करती. अच्छा, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो वो दूसरे को कट करेगा, हम नहीं करेंगे, ये हमारी बात है, लेकिन एनवायरमेंट वाली जो थ्योरी है, नर्चर थ्योरी, वो जेनेटिक थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अपना पॉइंट वैलिड करेगी. और इसी तरीके से जेनेटिक वाली थ्योरी जो है वो नर्चर थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेगी. American psychologist John Watson, a strong proponent of environmental learning, demonstrated that disorders like phobia could also be explained by classical conditioning. आप अगर क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड से फेमिलियर हैं, मैं मान के चल रही हूँ होंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते ना तो मैं बहुत कुछ मान के चलने लग रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस क्लासेस में. तो क्लासिकल कंडीशनिंग किस चीज का एग्जाम्पल है? एसोसिएशन का. यानी हम वैसे भी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किस में आती है? बिहेवियरिज्म के एरा में आती है ना, जहां पर ये समझा जाता है कि हम सब कुछ देखकर सीखते हैं, एसोसिएशन से सीखते हैं. मतलब बिहेवियर तो एक लर्निंग का जो प्रोसेस है, यानी जो बिहेवियर है वो लर्निंग के प्रोसेस का आउटकम है. हमने जो सीखा, हमने लर्निंग के प्रोसेस में जो भी सीखा, वही हम बिहेवियर से एग्जिबिट करेंगे. आप वही तो दूसरों को दे सकेंगे, आप वही तो दूसरों के सामने रिफ्लेक्ट कर सकेंगे जो आपने पहले सीखा होगा, जो आपके अंदर होगा. राइट. अंदर कहाँ से आएगा? सीखने से आएगा. तो कहने का ये मतलब ये हो गया कि ये कहते हैं कि जैसे फोबिया है या और भी डिसऑर्डर्स हैं, वो क्लासिकल कंडीशंस की हेल्प से अंडरस्टैंड किए जाते हैं. तो इसका मतलब ये सिंपल बात हो गई कि एनवायरनमेंट का रोल होता है. टुडे नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, बीएफ स्किनर प्रूव्ड दैट ह्यूमन बिहेवियर कुड बी कंडीशनड इन मच द सेम वे एज एनिमल. ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो भी एनिमल्स की तरह से कंडीशन किया जा सकता है. Even if reared apart, identical twins should have been exactly the same in all respects if environment had no role to play. मैंने अभी आपको बताया था ट्विंस की केस में चीज होती है कि अगर अलग अलग एनवायरनमेंट दे दिया जाए, सिबलिंग्स को ही अगर अलग अलग एनवायरनमेंट दे दिया जाए, ट्विंस को अलग अलग एनवायरनमेंट दे दिया जाए, तो क्या होता है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है. ट्विन स्टडीज पे क्या बात होती है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक. ट्विन स्टडीज आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन रिजॉल्विंग द नेचर वर्सेस नर्चर आर्ग्यूमेंट. अब ट्विंस के केस में बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जाइगोटिक ट्विंस, है ना. तो इस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर सिबलिंग्स हु हैव exact duplicates of their genotype. They best indicate that whether biological dispositions affect traits and psychopathology in human being. आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनमें क्योंकि जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स होते हैं उनके जीनोटाइप के, तो यहाँ पर जो होता है वो नेचर आर्ग्यूमेंट जीतता है, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि अगर उन दोनों, क्योंकि उनके बिहेवियर में बहुत सारी चीजें सिमिलर नजर आती हैं, इसी वजह से यहाँ पे नेचर वाला जो है डिस्कशन विन करता है. फ्रेटर्नल ट्विंस, डाइजगोटिक ट्विंस शेयर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स with each other. They are very good basis for comparison of identical twins. Twin study usually rely on sample of identical and fraternal. इन्हीं दो की स्टडी से लिया जाता है. Some of the important studies जो हम यहाँ पे आगे मेंशन करने वाले हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है. A study was conducted to determine the heritability of attitudes among twins, as well as the genetic variables such as intelligence that can play a role in affecting the attitude among pair of twins. यहाँ पे twins के different samples लिए गए और उनके डिफरेंट वेरिएबल्स को, यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने की कोशिश की गई विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक वेरिएबल्स. उनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन था उसकी हेल्प से समझने की कोशिश की गई कि क्या दो बच्चों में इंटेलिजेंस में वेरिएशन आ रहा है, तो कैसे रोल प्ले हम देख पा रहे हैं. हमने ये भी देखने की कोशिश की गई
कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का क्या रोल था, तो इस तरीके से समझने की कोशिश की गई। द रिजल्ट ऑफ द स्टडी शोड पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विद देयर जेनेटिक फैक्टर। जब उनके बीच में कोरिलेशन निकाला गया, कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप, जितना दो रिलेशनशिप क्लोज होगा इसका मतलब उतना वो स्टडी बताएगी कि वो चीजें बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और जितना वो डिफरेंस दिखेगा वो अलग चीज हो जाएगी। Also, correlation existed between the attitudes related to self-reported perspective or to the activities. The subject were asked to rate themselves on the trait of sociability through a survey. उनके साथ एक सर्वे किया गया जिसमें उनको सोशियबिलिटी के ट्रेट पर खुद को बताना था, सेल्फ रिपोर्ट देनी थी। द ट्रेट वाज कोरिलेटेड विद 5 आउट ऑफ 6 एटीट्यूड्स फैक्टर। इससे काफी ज्यादा हाई जो है इनका कोरिलेशन निकल कर आया। It was also found that non-shared environment experiences between pairs are the strong cause of attitude variance that overshadowed genetic predisposition. अगर ये लैंग्वेज में थोड़ा सा भी कुछ लग रहा हो तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता देती हूँ कि जब एनवायरमेंटल वे में, एनवायरमेंट के सेंस में देखा गया ट्विंस के केस में स्टडी, तो हमें बहुत वेरिएशन देखने को मिला। जो चीज हमें जेनेटिकली नजर आ रही थी वो चीज एनवायरमेंट में नहीं दिखी। जब एनवायरमेंट के एंगल से उन चीजों को दिखा तो वो चीज नहीं दिखी। मतलब कहने का ये हो गया कि दोनों ही एंगल से बात सही लग रही है, तभी तो वो आर्गुमेंट कभी खत्म नहीं होता। दोनों ही एंगल से वो चीज सही लग रही है तो ये समझना मुश्किल है कि सही है क्या, है ना। ये डिस्कशन का पार्ट बन गया। इसी तरीके से एक स्वीडिश स्टडी भी की गई थी, यहाँ पर भी ऐसी नजर आया। द फाइंडिंग शोड दैट द जीनोटाइप्स एंड द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्विन स्टडीज। तो आपको ये स्टडीज लिखकर बिल्कुल नहीं आनी है, क्योंकि हमें तो ये बताने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से दोनों का ही रोल रहता है। आर पर्टिकुलर जीनोटाइप एनवायरमेंट labeled type 1 indicates that the environment plays a more significant role with the genotype for low scores on a specific personality trait. It means that individuals with low genotype for extraversion would also score low on extraversion. यानी कि ये देखा गया कि जब हम ट्विंस पे स्टडी कर रहे थे तो एनवायरमेंट के सेंस में पर्सनालिटी ट्रेट को मेजर करने की कोशिश की गई तो लो स्कोर निकल कर आया। टाइप 2 जीनोटाइप दैट इज द एनवायरमेंट इंटरेक्शन ऑन द अदर हैंड इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ टाइप 1। टाइप 2 में कुछ और निकल कर आया, टाइप 1 में कुछ और निकल कर आया। तो हमें कुल मिला के जो रिजल्ट्स दिखते रहे ना वो दोनों के ही फेवर में दिखते रहे, कहीं पर कोई कहीं पर कोई, ये चीज होती रही। इन्फेंट शाइनेस, an adoption study was conducted to uncover the reason behind why some infants are open and responsive to attention, some take a bit longer to open up while some others are withdrawn। जब हम किसी बच्चे के साथ में इस तरीके का बिहेवियर देखते हैं कि वो कुछ तो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बच्चों के केस में क्योंकि वो उतना नहीं होता है उनके अंदर, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं दूसरों के साथ में, लेकिन कुछ शाय रहते हैं। It is difficult to tell whether babies are shy because of the environment in which they are brought up, as their mothers are shy, or because they inherit the shyness trait from their mothers। यहाँ पर बात इन्फेंट की हो रही है, तो इन्फेंट तो बहुत ही छोटा होता है ना। इन्फेंसी के पीरियड में जो बच्चा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, तो उतने छोटे बच्चे के बारे में हम क्या रिजल्ट देंगे कि इसको ऐसा सिखाया नहीं गया है, ये बातें तो वैलिड ही नहीं है उस केस में। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये बताना कि जो बेबीज हैं वो इसलिए शाय हैं कि वो एनवायरमेंट की वजह से हैं या फिर ये ट्रेट उनको अपनी मदर के उससे मिला है। तो ये हम क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन्फेंट शाइनेस एक ऐसा टॉपिक है जो अगेन नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में पार्टिसिपेट करता है। Adoptive parents were given questionnaire that asked them to rate their infants on the measure of shyness। जो रिजल्ट निकल के आया वो नॉन अडॉप्टिव फैमिलीज में हाई शाइनेस निकल के आया। वन सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ने ये रिवील किया कि दोज बायोलॉजिकल मदर हु रेटेड हाई ऑन शाइनेस, उनके जो बेबी थे वो भी शाय थे। तो यहाँ पर जो था वो जेनेटिक का हम इफेक्ट देख पाए, यहाँ पे जेनेटिक जो है वो विन करता है क्लियरली। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसी तरीके से एंटी सोशल पर्सनैलिटी के लिए भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं जहाँ पे हम जेनेटिक वर्सेस नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को देखते हैं। Attempts have been made to see whether children who are risk for antisocial personality disorder develop symptoms in an adoptive family or gets protection against the disorder in such environment। तो results निकल कर क्या आए, antisocial personality disorder is more prevalent in adopted children having biological risk factor। ऐसे बच्चे जो अडॉप्टेड थे उनके अंदर ज्यादा हमने ये चीजें देखने को मिली। Result further revealed that if both the biological parents and adoptive parents come from criminal background, there is high incidence of an element। तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन निकल कर आए वो ये निकल कर आए कि जो जेनेटिक फैक्टर हैं वो रोल प्ले करते हैं। अगर अभी आपने शुरू में देखा था ये चीज एक्सप्लेन की थी कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, ये सब चीजें भी इसका पार्ट है कि हेरिडिटरी रोल प्ले रहता है। फैमिली स्टडीज however not as valid as twin and adoption studies, but still family studies play an important role in resolving the heredity versus environment debate। These are mainly used to identify the degree of risk।
अगर हम फैमिली, होता है ना कि जब हम साइकोलॉजी में आप देखेंगे आगे, जब हम केसेस बनाते हैं या केस स्टडीज को कवर करते हैं, तो वहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फैमिली में पहले ऐसी कोई हिस्ट्री रही है। अगर फैमिली में इस तरीके का कोई भी इशू रहा है तो हाई चांसेस होते हैं कि आपकी अपकमिंग जनरेशन में वो चीज़ होगी। तो यही चीज़ ये बताती है कि यहाँ पर भी दोनों बातें निकल कर आती हैं। आपने डिसऑर्डर्स के केस में देख लीजिए या किसी भी इशू में देख लीजिए, अगर फैमिली से है तो हो सकता है, यानी नेचर डिबेट भी यहाँ पे विन करती है, बट अगर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो फैमिली की स्टडी किसी भी केस में हो सकती है, नॉट जस्ट इन केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, किसी भी केस में हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम, नेचर वर्सेस नर्चर। अच्छा, शायद ये आज का टॉपिक नहीं था, मुझे लग रहा है मैंने आज की क्लास ओवर कर दी और मैं काफ़ी देर से पढ़ा रही हूँ। मुझे रियली नहीं पता कि मैंने बिगिनिंग में आपसे क्या कहा था, आज हम कितने टॉपिक करेंगे। एक बार स्क्रॉल करके स्क्रीन देख लेती हूँ। हाँ, यहीं तक था हमारा आज का। ठीक है, तो हमने आज का क्लास कवर कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी जल्दी पढ़ा दिया है, पर कवर तो सभी कुछ किया है। हाँ, ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। अदरवाइज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेरीज सिमिलर चीज़ें पूछते हैं जो ऑलरेडी वीडियोज़ में रिजॉल्व होती हैं। वो उसका रीज़न यही है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच नहीं पाती है। तो इसके लिए आप ऐसा ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।